चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो नागरिकता से संबंधित लास्ट पार्ट है। पिछले 2 पार्ट में हमने नागरिकता से संबंधित कुछ पॉइंट और संवैधानिक उपबंधों की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम नागरिकता एक्ट 1955 की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी नीड क्यों पड़ी। सबसे पहले नागरिकता एक्ट 1955 की, देखिए संविधान में नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के बारे में डिफिनेशन नहीं दिया गया था ना, कि फ्यूचर में किसको नागरिकता दी जाए और किसकी नागरिकता जा सकती है। केवल उस समय जो अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति थे, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक में दिखाया गया था, उसके बारे में नागरिकता के संबंधी प्रावधान करता है। तो इसके लिए संसद ने 1955 में नागरिकता एक्ट लाया, ठीक है। और उसमें प्रावधान किया किसकी नागरिकता की प्राप्ति कैसी है और समाप्ति कैसी है, उसके बारे में क्या प्रावधान किया। इसमें कहा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार और खोने के 3 कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्राप्ति के कौन कौन से कारण हैं और समाप्ति के। तो देखिए नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला जन्म से। जन्म से में क्या दिया है, 1 जुलाई 1947 से पहले या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता और पिता भारत के नागरिक हो। माता प्लस पिता मतलब दोनों। क्या कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि 1998 जन्मा कोई पर्सन, ठीक है ना। पहला, यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, ठीक है ना। दूसरा, वो भारत में जन्मा हो, ठीक है। अगर ये 2 क्राइटेरिया हो। और तीसरा 1950 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी संविधान जब लागू हुआ था पूरी तरीके से उसके बाद से, या फिर 1 जुलाई 1947 से पहले, ठीक है। ये बीच में कंडीशन इसलिए था कि इस बीच बहुत सारे माइग्रेशन हो रहे थे भारत में बंटवारा को लेके, तो एक डेडलाइन दे दिया गया, इसके बीच का नहीं, इसके बाद और इसके पहले। तो वो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया विधि जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का। दूसरा आता है वंश के आधार पर, यानी आपके माता पिता कहाँ के हैं उसके आधार पर। देखिए यदि किसी व्यक्ति के माता और पिता भारत के नागरिक हो और उसका जन्म विदेश में हुआ हो तो वह भी भारत का नागरिक होगा। यानी किसी के माता पिता भारत के नागरिक हो और विदेश में कमाने गए, वहाँ पे आपका जन्म हुआ तो आप भारत के नागरिक होंगे, ठीक है ना। भारत उसको नागरिकता प्रदान करेगी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए तीसरा आता है पंजीकरण द्वारा। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि वे व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो। भारतीय मूल का मतलब जैसे ऐसा व्यक्ति जो पहले भारत का नागरिक हो फिर विदेश में चला गया हो वहाँ की नागरिकता लेने। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो था, विदेश में जाके वहाँ पे नागरिकता लिया और उसके बच्चे वहाँ पे पैदा हुए और उसी देश के नागरिक हुए, तो वो भी कहे जाएंगे भारतीय मूल के व्यक्ति। तो वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हो, भारतीय नागरिक से विवाह किए हों, ठीक है ना। या फिर ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल के हो ऑब्लिक, दूसरा कंडीशन लगा दिया, वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हो, या फिर ऐसा फॉरेनर जो भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष से भारत में निवास करना होगा। यानी 7 वर्ष उसमें उसको भारत में रहना होगा, रेंट पे या जैसे भी, ठीक है ना। और तब तक उसको भारत के नागरिक की सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए भारत के नागरिक को 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल के तहत विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार। तो वैसे इनको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया है, या तो भारतीय मूल का व्यक्ति हो या भारतीय नागरिक से विवाह हो, तो उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। चौथा पॉइंट आता है प्राकृतिक रूप से। इसमें क्या कर रहा है, इसके तहत कोई भी नागरिक भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 10 वर्ष तक भारत में रहे, ठीक है। यानी 10 वर्ष तक अगर कोई फॉरेनर भारत में रह लेता है लगातार, तो वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है और उसे मांग सकता है। इस कंडीशन के थ्रू भी कई लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं। पाँचवा आता है भूमि अधिग्रहण द्वारा। इसमें क्या प्रावधान क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया भारत, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो क्या करेगा, वहाँ के नागरिक को भारतीय नागरिक का दर्जा दे देगा। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि कोई दूसरा राज्य हो जो भारत में विलय करने की इच्छा चाहे। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम, 1975 में इनका हुआ था विलय, तो ऐसे नागरिक को भी भारत नागरिकता प्रदान कर देता है। तो इसको कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण द्वारा, यानी कोई बाहरी राज्य को मिलाने पर उस राज्य की जनता को भारत की नागरिकता प्रदान कर देना। तो ये हो गया आपका 5 तरीक़ों से नागरिकता प्रदान करने का तरीके, ठीक है। अब देखते हैं कि नागरिकता का समाप्ति कैसे होता है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए नागरिकता की समाप्ति, इसमें 3 प्रकार बताया गया नागरिकता एक्ट 1955 में।
पहला क्या है, स्वैच्छिक त्याग, यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग कर देता है। ये सब यूएसए में मैक्सिमम होता है। त्याग करने पे क्या होगा, उसको नागरिकता का जो बेनिफिट होता है वो नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए वही 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत जो मिलता है आपको बेनिफिट, मौलिक अधिकार और बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट अपने नागरिक के लिए, सिटीजन के लिए लाती है, उसका आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दूसरा था बर्खास्तगी द्वारा। इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारत में बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, ठीक है ना। या फिर इसमें एक ये भी पॉइंट आता है कि चलिए देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या आता है, उसको देख ले। सॉरी, देखिए दूसरे में बर्खास्तगी द्वारा ये होता है कि अगर कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता चोरी से या फिर अपनी स्वेच्छा से ले भी लेता है तो उसी समय उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो जाती है, यानी उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कई सारे जो पर्सन होते हैं, बिजनेस व्यापारी होते हैं, यहाँ से गबन करके जाते हैं तो वो पहले से नागरिकता लिए रहते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे भारत में उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, तब तक वो देश छोड़ के उस देश में चले जाते हैं नागरिक के तौर पे। तो सरकार क्या करती है, उनकी नागरिकता समाप्त कर देती है, यानी अब वो भारत के अपराधी हैं, नागरिक नहीं है। उसके आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरे में है वंचित द्वारा। वंचित में क्या है, जो ऊपर गलती से बता दिए गए थे, वो ये है कि 7 वर्ष से ज़्यादा, 7 वर्ष या उससे ज़्यादा देश से बाहर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के रहते हैं तो नागरिकता चली जा सकती है, ठीक है। यानी लगातार 7 वर्ष से बाहर रहते हैं तो। दूसरा, राजद्रोह का मुकदमा सिद्ध होने पे, यानी राजद्रोह के मुकदमे के अंदर जो भी कंडीशन आती है उसके तहत अगर आपके ऊपर मुकदमा सिद्ध हो गया तो उसके कंडीशन में भी आपकी नागरिकता जाएगी। तीसरा, फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त सिद्ध होने पे, यानी जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं उसमें से नागरिकता प्राप्त करने में अगर आपकी नागरिकता फ्रॉड निकलती है उस समय भी आपकी नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद, शत्रु देश को युद्ध के समय सूचना पहुंचाने पर या सहायता करने पर, यानी एंटी कंट्री वर्क करना हो, या फिर जैसे एग्जांपल के लिए कोई युद्ध हो रहा हो, आपने मिलिट्री की कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अगर सेंड करते हैं किसी दूसरे देश में या फिर ऐसे देश में जिससे भारत से शत्रुता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए पाकिस्तान में कोई भारत से अगर पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन देता है युद्ध के समय जिससे भारत को हानि हो सकती है या फिर वो वॉर हार सकता है, उस केस में आपकी नागरिकता चली जा सकती है। अब देख लेते हैं 2 पॉइंट। इसमें क्या है, भारत में सर्वाधिक नागरिकता वंश और रक्त के आधार पर दी जाती है, यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ठीक है। जो जन्म के आधार पर है यानी रक्त के आधार पर है, उसमें यह है कि मैक्सिमम नागरिक उसी के तहत आते हैं, उनको स्वतः नागरिकता मिल जाती है। जो जो कंडीशन उसमें अप्लाई होता है वंश के आधार पर, उसके बाद यानी भारतीय मूल का हो और विदेश नहीं, माता पिता भारत के हो और उनका जन्म विदेश में हुआ हो तो उनको नागरिकता मिल जाती है। इसी के तहत सबसे ज़्यादा नागरिकता प्राप्त होती है। क्वेश्चन में भी पूछ लेता है तो ऑप्शन में यही रहेगा, वंश और रक्त के आधार पर। दूसरा क्या है, नागरिकता कानून पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, यानी जैसे जब आर्टिकल 2 संविधान भाग 2 में, यानी आर्टिकल 5 से लेके 11 में जब संविधान संशोधन होगा तो उसके तहत जो भी पहले संसद में मतदान होता है तो मतदान में जो पारित होना रहेगा वो साधारण बहुमत से होगा, एक ही कंडीशन आता है। दूसरा, जो पारित होगा उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, है ना, मतलब रहना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था नागरिकता वाले चैप्टर में, बस इतना ही है। अगले पार्ट में हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में आता है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार नाम से है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।